वेलकम प्रोटीन्स। जैसा कि आप बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे और एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में फिर से एक वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेके आ गया हूँ और यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर जो है पहले पूछे जा चुके हैं मैट्रिक में इस तरह के सवाल, और 2019 में ये सवाल पूछे गए थे। आप इसको अपने टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट ही जो है आपसे पूछ दिए जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको हेल्प ज़रूर होगा इससे। आप ये पता कर सकेंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न के जो है हर साल आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो है देख लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है अच्छा स्कोर करने में आसानी होगी, ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन-सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आपको टिंडल प्रभाव का नाम तो आपने शायद सुना ही होगा। बिल्कुल, टिंडल साहब ने जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का जो है बताया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था। बेसिकली इसने कहा था कि जो हवा में हो या किसी भी माध्यम में हो, जो छोटे-छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों को विच्छेदित करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है? और वो दूध वाला एग्ज़ाम्पल जो है इन्हीं का है, टिंडल साहब का है, ठीक है? तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह निम्न में कौन-सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें और अधिक क्या कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो CH4 की अगर हम बात करें तो इसके जो चारों बॉन्ड हैं वो बिल्कुल हाइड्रोजन से भरे हुए हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है? CH4 जो है आपको ये असंतृप्त नहीं है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? अगर हम बात करें C2H6 की तो इसमें भी 2 कार्बन है और इसके 6 जितने भी बाकी बनते हैं सब में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी जो है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला हम बात करते हैं C2H4 की, तो हाँ, ये वाले जो है आपको डबल बॉन्ड वाले जो है, ये देखिए, सॉरी, देखिए अभी इसमें डबल बॉन्ड होगा तभी जाकर के जो है C2H4 जो है होगा, और यही आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? अगला चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो अल्कोहल होते हैं वो सभी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो। इसके अलावा ये जो अम्ल है, कुछ अम्ल भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इथेनॉलिक अम्ल भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इनमें से सभी इसका जो है जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला बोले तो कौन किसको खाता है? तो घास को गेहूँ खाता है ऐसा तो कुछ है नहीं, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें बकरी को गाय खाएगा, गाय को हाथी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घास को मछली और मछली को बकरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि मानव का जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इसको बोलते हैं अलिंद, इसको बोलते हैं निलय, है ना? दायाँ बायाँ अलिंद, बायाँ निलय, दायाँ अलिंद, दायाँ निलय, ठीक है? इस तरीके से 4 कोष्ठ जो होते हैं इंसानों के फेफड़े में, सॉरी, हार्ट में पाए जाते हैं, चैम्बर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है निकलना, लूज़ होना, बाहर निकलना, ठीक है? तो ऑक्सीजन का ह्रास जो है अपचयन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का जो है गेन करना या जुड़ना जो है उपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है उपचयन जो है हो जाए, अपचयन हो जाएगा, इसका सही जवाब अपचयन हो जाएगा, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि समूह बोले तो ऐसे वाले, मतलब एक मिनट, ये समूह होते हैं ऐसे वाले, है ना? इसको वर्ग भी कह सकते हैं आप, समूह भी कह सकते हैं। ये 18 होते हैं, और ऐसा जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं। तो समूह कितना हो गए? 18 हो गए, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका ये सही जवाब हो गया। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। देखिए, जिंक जो होता है एक तो महंगा भी होता है, ऊपर से क्या है कि जिंक बहुत अभिक्रियाशील होता है, ठीक है? जिंक जो है खास करके एसिड जितने भी होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, जिंक जल्दी से उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं खाने में एसिडिक चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? तो रिएक्शन से बचने के लिए हम लोग टिन का इस्तेमाल करते हैं जिंक की जगह पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ये बात सही है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है? जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जल्द रिएक्शन करता है, और टिन कम रिएक्शन करता है, इसीलिए हम लोग टिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? भाई इसका विखंडन भी कह सकते हो। वैसे
विखंडन नहीं, अपखंडन बोलते हैं पुनरुद्भवन को। तो हाइड्रा में तो आपको जो है मुकुलन होता है, अमीबा में आपका द्विखंडन होता है या एक विखंडन होता है, खंडन होता है कह सकते हैं। स्पायरोगारा में आपका जो है पुनरुद्भवन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तित होगा। तो ये आपको मोटर से जो है सवाल है, तो आपको आधा याद रखना है कि आधे घूर्णन में आधा घूम करके इसका जो है करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मरतबा जो है रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर के बारे में बात की जा रही है। तो सल्फर में जो है सल्फर कितना नंबर पे है, सल्फर 16 नंबर का है। तो पहला में 2, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 10 और तीसरा में 6, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या होता है, C6H12 और C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज में O6 होता है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक ग्लूकोज के एक अणु में है ना ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए यहाँ पर। नए कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने बेसिकली यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं किया है कि गोलीय दर्पण या सिंपल दर्पण, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो वस्तु दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पर बिंब दूरी पूछ रहा है ना, बिंब बोले तो प्रतिबिंब दूरी हो गया, सॉरी। प्रतिबिंब दूरी जो है आपको जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एक जैसे आपको मिरर है, ठीक है, इसमें हमने इधर वस्तु रखा, अब ये ऐसे जाएगा लाइट, ठीक है, इधर से टकरा के ऐसे वापस आ जाएगा, मान लो ऐसे करके कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, ये जो इमेज है ये नीचे भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कौन सा मिरर है। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो है हमेशा आपको उत्तल दर्पण में इधर ही जो है इमेज बनता है, तो ऐसे में तो उसका जो है पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल दर्पण में इधर इमेज बनता है अक्सर, तो उसका नेगेटिव होगा, जो इमेज का डिस्टेंस है, बिंब दूरी है, ठीक है। बिंब बोले तो प्रतिबिंब, तो इसीलिए कभी धनात्मक तथा कभी ऋणात्मक होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि पित्त रस जो है कहाँ से स्रावित होता है। तो भाई सिंपल सी जवाब है, लीवर से। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। अग्न्याशय से, तो अग्न्याशय रस जो है होता है, छोटी आंत में जो है आंत रस होता है, और वो बाकी अग्न्याशय और यकृत से ही जो है बाकी आते हैं चीज़ें छोटी आंत में। तो सही जवाब यकृत है आपका, यकृत से ही जो है आपका पित्त रस जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। बोले तो मलेरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेशमेनिया या प्रोटोजोआ आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, याद रखिएगा इस बात को, ये वैसे इजी है। आगे चलते हैं हम। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको देखिए, होता क्या है कि कुछ ऐसे धातु होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एल्युमिनियम का जो है धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये ऊपर में अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, ठीक है, अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं। और उससे होता यह है कि उस परत की वजह से अब बाकी कोई चीज़ जो है उसके अंदर जो एल्युमिनियम है, ये वाला जो एल्युमिनियम है, उससे रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम सेफ हो जाता है एक तरीके से, मतलब कोरोजन से बच जाता है, क्षय होने से बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन का जो है परत, ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है, इसको एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सही ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एरोडीकरण लिखा हुआ है, हालांकि शायद एनोडीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो है मिस्टेक होगा किस तरह का। आगे चलिए, अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र में दूर बिंदु कितनी है, मतलब दूर आप कितना देख सकते हो। तो भाई आंखों से हम आसमान देख सकते हैं, या जो कि है भी नहीं साइंस के हिसाब से तो दूर तो हम अनंत देख सकते हैं। नज़दीक आप लोग बताओ, आपको याद ही होना चाहिए, मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा कि मिलीमीटर होगा। जाहिर सी बात है, नज़दीक हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। अच्छे से क्लियर
25 सेंटीमीटर जो है हम लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? भाई इसको बोलते क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी है। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, जो हमारा विकिरण होता है सूरज का, उसको फिर वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर भेज देता है और गर्मी बढ़ा देता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अजैव निम्नीकरण का खचला है? अजैव निम्नीकरण मतलब जो सड़ नहीं सकता है ना, अजैव निम्नीकरण है जो सड़ता नहीं है। तो टिश्यू पेपर तो सड़ जाता है, केले का छिलका भी सड़ता है, थर्माकोल नहीं सड़ेगा। ठीक है, थर्माकोल नहीं सड़ता है, तो यही हो जाएगा। अगला है, निम्न में अजैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण। हाँ ठीक है, अगला चलते हैं सर, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे तो बार बार पूछे जा चुके हैं। फोकस दूरी से रिलेटेड सवाल आमतौर पर रहता है, आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। अब ये जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से जैसे ये पैरेलल लाइट आया ना, तो ये इधर मुड़ जाएगा और ये इधर मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे मिलेगा आगे की ओर, ऐसे मिलेगा आगे की ओर, लगेगा आगे की ओर मिल रहा है यहाँ पे, तो इधर हुआ तो पॉजिटिव हुआ। तो उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, अवतल का नेगेटिव होता है, इसको आप याद रखेंगे हर हाल में। उत्तल का पॉजिटिव, यहाँ पर कहाँ है लेंस, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो पॉजिटिव उत्तल का होता है और अवतल का नेगेटिव होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल जो है प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? तो भाई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है ना। तो भाई जितना रजिस्टेंस आप जो है ना इसमें घटाओगे तो प्रतिरोध का जो मान है उतना बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को, उल्टा होता है इसमें, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रतिरोधों की संख्या घटने पर, तो संख्या अगर घटेगा तो जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक बोले तो फफूंदी बोल सकते हैं आप, मशरूम बोल सकते हैं। तो मशरूम में किस तरह का जो है पोषण होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मृतजीवी पोषण होता है या समभोजी या स्वपोषी। तो मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि सड़े गले पे वो जो है जिंदा रहते हैं, तो मृतजीवी पोषण होगा इसमें। स्वपोषी नहीं है, पेड़ पौधे होते हैं जो हरे वाले होते हैं, वैसे ये भी पेड़ पौधे की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हरा नहीं है, क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट रहता है। आगे चलते हैं सर अगला सवाल की ओर। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, देखिए वैसे तो पावर बराबर W/T होता है और VI होता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन है आपका P बराबर W/T, ये जो है एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है आपको कैमरा तब पूछा जा चुका है, ये सिर्फ फार्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये और ये नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा इसमें से सब पावर का ही फार्मूला है, अलग अलग जो है रूप जो है निकाले हुए हैं। आगे चलते हैं फिर से क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास I² R का जो ऑप्शन जो है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है? संवेदी ग्रही मतलब कोई चीज़ ग्रहण करने वाला, सेंसेशन जो है ग्रहण करने वाला। तो कान भी जो है ग्रहण करता है सुन करके, आँख भी देख करके, नाक भी सूंघ करके, लेकिन दिमाग ग्रहण नहीं करता। ये हमारा सेंटर है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का, ये ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करने वाली चीज़ें रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये सब है इंग्लिश में। अगला सवाल है, किस दर्पण का जो उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है ना? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, अच्छा मतलब साइड मिरर, पीछे देखने के लिए। तो साइड मिरर में हमको छोटा दिखाया जाता है, तो छोटा उत्तल दर्पण में दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हम साइड मिरर का उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, साइड मिरर, ठीक है, टॉर्च वाला, या दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, ये सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे ढंग से। बड़ा करके देखना होगा तो अवतल और छोटा करके देखना होगा तो उत्तल।
किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? भाई आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, क्योंकि ये बहुत दूर तक जा सकता है ना, इसीलिए ये बहुत दूर तक है। इसका इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है। नीला रंग जो है सबसे कम होता है, याद रखिएगा इस बात को। पीला मीडियम होता है, तो नीला सबसे कम और लाल सबसे अधिक। जो सवाल पूछेगा उस हिसाब से आंसर करिएगा, ठीक है। अगला सवाल चलिए। समजात अंगों के उदाहरण है। समजात बोले तो एक जैसा दिखने वाला, तो भाई हमारा हाथ और कुत्ते का आगे का पैर एक जैसा दिखता है। हमारा दांत और हाथी के दांत एक जैसा नहीं दिखता है। और आलू और घास का ऊपरी भूस्तरीय भाग एक जैसा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर हमारा हाथ और कुत्ते का अगर पैर हो जाएगा। यह आपको जो है इम्पोर्टेंट है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा चुके हैं पहले भी कई मरतबा। आइए सर आगे देखते हैं। निम्न में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत जो है सबसे बढ़िया क्या होगा इसमें, आप ही सोचो। कोयला, मतलब ये भी बढ़िया है। लकड़ी भी ठीक है, पेट्रोलियम भी ठीक है, लेकिन बायोमास उत्तम है। मतलब ये सब भी ठीक है, पर बायोमास में आपको जो है बहुत फ़ायदे हैं, बहुत सारे। इसमें जो है आपको जैव जो है, जो कचरा है आपका, वो भी नियंत्रण होता है। और इसमें से आपको जो है धुआं भी कम निकलते हैं, या नहीं निकलते कह सकते हो आप। और जो गैस है, मीथेन गैस जो निकलता है बायोमास में, तो वो गैस बहुत ही हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए। अगर हम उसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में कर लेंगे तो अच्छा उसका यूटिलाइज़ हो गया एक तरह से, इसीलिए यह उत्तम है। आगे चलते हैं सर। अगला सवाल क्या है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसा कार्य नहीं करता? देखिए हमारे 10 क्लास के चैप्टर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी ग्रंथि के बारे में दिए हुए हैं वो सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, ठीक है। उन सब के पास जो है कोई ख़ास ट्यूब नहीं होता है स्राव होने के लिए। तो अग्न्याशय जो है हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में। पीयूष ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ये भी भाई मेन ग्लैंड है जो हमारे सर में होता है, हेड में। और अंडाशय और विरेचन भी ग्रंथि है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इंडोक्राइन जो बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, ये विरेचन तो डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, और ये भी, लेकिन ये अंतःस्रावी ग्रंथि होने के बावजूद भी ये डायरेक्ट अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम नहीं करता, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या दिखाती है, आप ये बताओ। तो बाएं हाथ की तर्जनी, चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तर्जनी है ना, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, और ये अंगूठा है। तो तर्जनी आपको जो है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को जो है दिखाती है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्स में होंगे वैसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब किस काम से गंगा प्रदूषित नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, गंगा में मछली पालेंगे तो प्रदूषित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर है। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? फूल का जो मेल पार्ट है उसको पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और फीमेल पार्ट को स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वह है किस लेंस का उपयोग जो है कर दीर्घ दृष्टि दोष को संश्लेषित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए ये वाला उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस लगाते हैं। अदूर दृष्टि को अवतल लेंस, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है COCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तो आपको चूना पत्थर का हो गया, ये बुझा हुआ चूना का हो गया, ठीक है। और ये भी बुझा हुआ चूना में और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद बनता है। तो यहाँ पर जो है आपको विरंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ कि निम्न में कौन पदार्थ लाल लेटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर रहा है भाई, लाल को अगर नीला करेगा इसका मतलब है क्षार है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्षार हो जाएगा। और नीला को लाल जो है आपको अम्ल में होता है, ठीक। लवण में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगला सवाल है कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? भाई वंशानुगत बोले तो माँ बाप से आपके अंदर कौन सा नहीं आता है? तो आँख का रंग तो आता है भाई, चमड़ी का रंग भी आता है और बाल की प्रकृति भी माँ बाप की जैसे होती है, पर शरीर का आकार ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का ऐसा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान की बात कर रहा है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो आगे की ओर चलते हैं।
कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। तो इसके पास तो सब सिंगल बॉन्ड है, इसके पास भी सब सिंगल बॉन्ड है और इसके पास भी सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसके पास जो है आपको डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सी और सी, 2 हुआ, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है इसके पास, ठीक है, C2H2 के पास। तो C2H2 आपको अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। चलिए, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, वैसे भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो कितना होगा? 1 बंधन हो जाएगा, 1 आबंध हो जाएगा। अगला है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक व्यापारिक मात्रक क्या है? रासायनिक नहीं, तो व्यापारिक मात्रक बोले तो कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट जो है यूनिट नहीं है, हम लोग ऐसे गलती कर देते हैं बच्चे, कई दफ़ा वाट पर आवर है, ठीक है। वाट पर आवर को ही यूनिट कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन यूनिट की अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट जो है आपको क्या है, वाट पर आवर होता है। तो यही था आज का वीडियो, और सेशन को लाइक कर दिए अगर आपको पसंद आया तो, और इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट दिन। तो सभी लोग जो है तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक।